हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। यहाँ क्या है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनकी बायोजेनेटिक स्टडीज़ में, बायोसिंथेसिस स्टडीज़ में क्या रोल है, क्या भूमिका वो निभाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन में पढ़ना है हमें। मैंने आपको बताया था कि बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। बायो मीन्स विद इन द लिविंग बींग्स एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद इन द लिविंग बींग इज नॉन एज बायोजेनेसिस और बायोसिंथेसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स अपनी डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ही हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, और इसीलिए हम जो है डिफरेंट स्टडीज़ हम करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल सकें और हम इनको एज ए मेडिसिन हम इनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ हम देखें कि स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। यहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए आप जो है कि बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस इज़ एन एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेस इन सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनते हैं लिविंग बींग्स के अंदर बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस में। तो यहाँ अब देखें कि 3 स्टेजेस ऑफ बायोसिंथेसिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। 3 स्टेजेस हैं जिसमें बायोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले जो है क्या है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, सिंपल मॉलिक्यूल से, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वहीं दूसरी बात देखें, सेकंड नंबर पे हम देखें कि दीज फ्यू सिंपल मॉलिक्यूल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब वहीं पे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं फिर ये कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उनके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। थर्ड हम देखें कि फाइनली मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब यूनिट्स, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं और जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बन सकें। और वहीं उसके बाद में क्या है कि फाइनली मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ का सिंथेसिस होता है। यहाँ आगे हम देखें फॉलोइंग टेक्निक्स आर जनरली यूज फॉर बायोजेनेटिक स्टडीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ जो है कुछ टेक्निक्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बायोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं उनको। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। इसमें एक तो है सबसे पहले ट्रेसर टेक्निक, देन सेकंड है यूज़ ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग मेथड, और नेक्स्ट है म्यूटेंट स्ट्रेन, ऑन एंड लास्ट इज़ एंजाइमेटिक स्टडीज़। तो ये कुछ स्टडीज़ हैं जो हम करते हैं कि ट्रेसर टेक्निक, यूज़ ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ आपने देखा भी होगा जो है, और ग्राफ्टिंग मेथड्स आपने देखा भी होगा जो है, जैसे कि घरों में भी हम यूज़ करते हैं, किसी रोज़ के प्लांट में हम कटिंग करके और दूसरा रोज़ का प्लांट उसमें ऐड कर देते हैं। म्यूटेंट स्ट्रेन्स, एंजाइमेटिक स्टडीज़। तो ये कुछ स्टडीज़ हैं जो हम बायोजेनेसिस के लिए हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्योंकि हमें यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का पढ़ना है, तो यहाँ हम केवल ट्रेसर टेक्निक की बात हम करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। आगे हम बात करते हैं ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक को देखें आप। जो ट्रेसर टेक्निक्स यूटिलाइजेज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेबल्ड कंपाउंड to trace or to find out the different intermediates and various steps involved in biosynthetic process in the plants। तो क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेसर टेक्निक्स हैं उनमें जो है जो प्लांट्स के अंदर केमिकल्स बनते हैं, जो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल बनते हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं या कोई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं ट्रेसर टेक्निक्स में, जिससे कि उन इंटरमीडिएट्स को ट्रेस किया जा सके।
ये पता लग सके कौन सा इंटरमीडिएट, कौन सा जो है प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, उसको ट्रेस आउट करने के लिए हम ट्रेसर टेक्निक यूज़ करते हैं। ट्रेसर टेक्निक में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेबल्ड कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ आप इसको देख भी लें कि ये ट्रेसर टेक्निक्स यूटिलाइजेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल्ड कंपाउंड्स टू ट्रेस और टू फाइंड आउट द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स and various steps involved in the biosynthetic process of the plant. Next point हम देखें कि these radioactive isotopes become a part of general metabolic pool and undergo reaction characteristics to the metabolism of that particular plant. अब यहाँ पे क्या है कि जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जब हम इनको एक बार इंसर्ट करते हैं इसमें, तो ये प्लांट के जनरल मेटाबॉलिक पूल का एक पार्ट बन जाते हैं, और जहाँ प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। दैन उसके बाद में हम देखें कि डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रेस मेटाबोलाइट्स इन डिफरेंट स्टडीज़। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए हम डिफरेंट जो है एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं जिससे कि इनको ट्रेस आउट किया जा सके। तो डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स आर यूज टू ट्रेस मेटाबोलाइट्स इन डिफरेंट स्टडीज़। या फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे कि नाइट्रोजन एटम जो है हम जो है इसमें दिया जाता है इज़ मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू स्टडी द प्रोटीन्स, एल्कलॉइड्स एंड अमीनो एसिड्स। जो नाइट्रोजन एटम है उसको जो है देते हैं जिससे कि प्रोटीन्स के और एल्कलॉइड्स के और अमीनो एसिड्स की स्टडी के लिए, क्योंकि आप लोग पता ही है कि प्रोटीन्स में, एल्कलॉइड्स में, अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन एक कंटेंट होता ही है। तो यहाँ और भी इसमें देखें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन एटम्स आर यूज टू स्टडी द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए, एंड ओ इज़ यूज टू स्टडी द टर्पिनॉइड्स। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें इसमें कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज इन ट्रेसर टेक्निक्स। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से अगर एग्जाम में आता है आपको यहाँ लिखना ही है इसको, आपको जो है कि कुछ स्टेप्स हैं जो इसमें फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज इन ट्रेसर टेक्निक, कुछ स्टेप्स हैं जो ट्रेसर टेक्निक में यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया कि जो ट्रेसर टेक्निक्स में हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड आइसोटोप यूज़ करते हैं, उनका एक बेसिक पर्पज़ ये होता है जिससे कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को जनरल मेटाबॉलिक पूल में इंसर्ट कर दें, और जो वो जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल्ड कंपाउंड जो हैं, आइसोटोप्स हैं, ये प्लांट के अंदर उस जनरल मेटाबॉलिक पार्ट का पूल का एक हिस्सा बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ये रेडियो एक्टिव इमिशन, रेडियो एक्टिव रेज़ को इमिट करते हैं, और रेडियो एक्टिव रेज़ जब निकालते हैं तो उससे हमें उसको ट्रेस करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ कुछ जो टेक्निक्स हैं, जो स्टेप्स हैं ट्रेसर टेक्निक में क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेबल्ड कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इन टिश्यू सिस्टम। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो है टिश्यू सिस्टम में इस लेबल्ड कंपाउंड को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, इसको इंजेक्ट करते हैं। थर्ड में क्या है कि इसमें सेपरेशन, अब इंजेक्ट कर दिया आपने, वो जब वो मेटाबॉलिक पूल में चला गया, उसके बाद में क्या करेंगे, रिएक्शन पूरा होने के बाद में सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड्स फ्रॉम द टिश्यू सिस्टम। अब जो टिश्यू सिस्टम से इस जो है लेबल्ड कंपाउंड को इसको सेपरेट करते हैं और इसको आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो भी है कि हम इसमें जो है जो मेटाबॉलाइट्स बनते हैं उसका फिर नेचर को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद में हमें ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उनको इनकॉर्पोरेट इंसर्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम में, उसके बाद उसको सेपरेशन करेंगे और आइसोलेशन करेंगे, और उसके बाद में उसको रेडियो एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करते हैं। 4 स्टेप्स हैं, आपको याद रखें। आगे हम देखें कि द लेबल्ड कंपाउंड्स मे बी प्रिपेयर्ड बाई यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कैसे बनाएंगे हम लेबल्ड कंपाउंड्स को कि मे बी प्रिपेयर्ड बाई यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बताया है कि जो कंपाउंड्स होते हैं एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ही यूज इसमें करेंगे, जैसे कि C14, H3, S35, P32, आयोडीन 131 एंड कोबाल्ट 60 एंड स्टेबल आइसोटोप्स भी को भी यूज़ करते हैं, इसकी H2, C13, N15, O18। तो इनको यूज़ करके जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखें, बिफोर एडमिनिस्टरिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नोन। अभी जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंसर्ट करने से पहले
एडमिनिस्टर करने से पहले उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, उसकी हाफ लाइफ के बारे में पता होना ज़रूरी है कि हाफ लाइफ ऑफ द ट्रेसर आइसोटोप शुड बी सफिशेंटली लॉन्ग। हाफ लाइफ भी जो है इतना उसका होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जाए और वो हाफ लाइफ ख़त्म हो जाए और जो है रिएक्शन को कंप्लीट ना होने पाए और हमें फिर उसको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है वो भी बड़ी लंबी होनी चाहिए, सफिशिएंटली लॉन्ग होनी चाहिए। एंड लेबल्ड कंपाउंड शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड या डैमेज्ड इन द टिश्यू सिस्टम, और जो है टिश्यू सिस्टम में लेबल कंपाउंड डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं कि जो सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या क्या हैं। इसमें नेचर क्या है इसका, नेचर या नेचुरल क्या है इसका, नेचुरल और रेडियोएक्टिव आइसोटोप क्या होता है, देन रेडिएशन क्या है इसका और हाफ लाइफ क्या है। जैसे C12 तो रेडियो एक्टिव है इसका, C14 जो रेडिएशन इसमें से निकलता है बीटा रेज निकलती हैं इसमें से, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5760 ईयर्स है। ऐसे ही H1 नेचुरल है और रेडियो एक्टिव है इसका H3 बीटा रेज निकलती हैं तो 12.5 ईयर्स हाफ लाइफ है। S32 जो है इसमें, और इसका S35 है रेडियो एक्टिव और बीटा रेज निकलती हैं और 871 डेज इसकी हाफ लाइफ है। देन P31 एंड P32 रेडियो एक्टिव है इसका और बीटा रेज निकलती हैं और 14.3 डेज की हाफ लाइफ है। देन कोबाल्ट 59, देन कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव है और इसमें से बीटा एंड गामा रेज निकलती हैं और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5.3 डेज है। देन आयोडीन 127 नेचुरल है और रेडियो एक्टिव है इसका आयोडीन का 131, इसका एटॉमिक मास जो है आयोडीन का, रेडियो एक्टिव आयोडीन का 131 होता है और बीटा एंड गामा रेज निकलती हैं और इसका जो हाफ लाइफ है वो 8 डेज है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो नेचुरल क्या है और रेडियो एक्टिव में इसका एटॉमिक मास क्या है, कौन सी रेज निकलती हैं और इनकी हाफ लाइफ क्या है। मैंने बताया कि हाफ लाइफ जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हाफ लाइफ अगर जो है कम होगी और रिएक्शन पूरा नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि हम उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे, और ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसको हम देखें, द लेबल्ड कंपाउंड्स आर एडमिनिस्टर्ड इन टिश्यू सिस्टम बाई डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ बायोसिंथेटिक इन्वेस्टिगेशन। अब क्या है, जो लेबल्ड कंपाउंड्स हैं उनको कुछ अलग डिफरेंट मेथड से हम उसको इंसर्ट करते हैं, जिससे जो है जैसे कि और उसमें रूट फीडिंग, रूट से करते हैं, स्टेम फीडिंग से करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन, स्प्रे टेक्निक्स एट्सेट्रा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंसर्ट किया जाता है। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें कि लेबल्ड कंपाउंड्स आर एंड मेटाबोलाइट्स आर सेपरेटेड। इंसर्ट करने के बाद जब सेपरेशन का मेथड हम यूज़ करते हैं तो लेबल कंपाउंड्स एंड मेटाबोलाइट्स आर सेपरेटेड बाय एक्सट्रैक्शन टेक्निक एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ टेक्निक्स है जिनसे हम, एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है और क्रोमेटोग्राफी, इससे लेबल कंपाउंड को जो है सेपरेट किया जाता है। इसके बाद में आप देखें कि आफ्टर सेपरेशन द केमिकल नेचर ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट डिटेक्टेड बाई, मैंने आपको बताया कि सेपरेशन के बाद में क्या करेंगे, इसका जो है डिटेक्शन करेंगे। तो आफ्टर सेपरेशन द केमिकल नेचर ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट डिटेक्टेड बाई GM काउंटर, गुगर मिलर काउंटर, गैस आयनाइजेशन चैम्बर, सिंटिलेशन टेक्निक, सिंटिलेशन काउंटर, देन लिक्विड सिंटिलेशन मीडिया, कुछ ये जो है कुछ इसके इक्विपमेंट्स भी आते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करने के बाद इसको डिटेक्शन करते हैं। देन दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इनको बाद में को कैरेक्टराइज किया जाता है मास एंड जो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हुए आपके जो है इसका ट्रेसर टेक्निक के। अब यहाँ आता है कि मेथड्स इन ट्रेसर टेक्निक्स, कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो करते हैं ट्रेसर टेक्निक में। तो ये है इंपॉर्टेंट है मेथड्स इन ट्रेसर टेक्निक्स। तो यहाँ आप देखें कि फॉलोइंग मेथड्स आर यूज इन ट्रेसर टेक्निक्स। दो जो है कुछ मेथड्स हैं जो ट्रेसर टेक्निक में यूज़ करते हैं हम। सबसे पहला है प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस। दूसरा मेथड इसमें हम यूज़ करते हैं कम्पिटिटिव फीडिंग। थर्ड इज सीक्वेंशियल एनालिसिस।
तो 3 मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं ट्रेसर टेक्निक में, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और इसको आपको एग्जाम में लिखना भी होगा। तो आप देखें सबसे पहले प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस। प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस में आप देखिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन फाइंडिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे, एक इंपॉर्टेंट टूल है ये। और इन दिस टेक्निक लेबल्ड प्रिकर्सर आर इंट्रोड्यूस्ड, इसमें क्या करते हैं कि लेबल्ड प्रिकर्सर को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एंड फाइनली द कंस्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स आर आइसोलेटेड, प्योरीफाइड एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज डिटरमाइंड। इस केस में क्या करते हैं कि लेबल्ड प्रिकर्सर को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और फाइनली उसको कंस्टिट्यूट जो प्रोड्यूस होते हैं उनको प्लांट में से आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उनकी रेडियो एक्टिविटी कंपाउंड्स की डिटरमाइन की जाती है। इसके बाद में आता है सेकंड है इसमें कम्पिटिटिव फीडिंग। कम्पिटिटिव फीडिंग में क्या है कि कम्पिटिटिव फीडिंग इज एन important in determining available intermediates used as the precursor in the biogenetic pathway of secondary plant metabolites। तो competitive feeding में क्या है कि जो कौन सा जो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स किस तरीके से बन रहा है उसको हमें, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ देखिए कि व्हेन ए नंबर ऑफ प्रिकर्सर्स आर इन्वॉल्व इन द नॉर्मल रूट ऑफ बायोसिंथेसिस, अगर जो है किसी नॉर्मल रूट ऑफ बायोसिंथेसिस में ए नंबर ऑफ प्रिकर्सर्स यूज़ हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें कम्पिटिटिव फीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। यहाँ आप देखें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपाउंड ए से कंपाउंड सी बना, कंपाउंड ए से कंपाउंड सी बना, अगर जो है डिफरेंट प्रिकर्सर्स इनमें इन्वॉल्व हैं, तो या तो इसमें देखेंगे हम जो है प्रिकर्सर बी, एक कंडीशन तो ये होगी कि प्रिकर्सर बी इसमें इन्वॉल्व होगा या प्रिकर्सर B1 इसमें इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कंपाउंड ए से जो कंपाउंड सी बन रहा है उसमें कौन सा प्रिकर्सर ये इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो ये हम पता लगाते हैं रेडियो एक्टिविटी से। हमने रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड्स में इंसर्ट किया, बाद में हम जैसे ही इसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे तो उसे पता लग जाएगा कि किस इंटरमीडिएट में जो है रेडियो एक्टिव रेज इमिट हो रही हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इसका प्रिकर्सर है। जैसे हम देखें इसको कि competitive feeding distinguishes that the normal intermediate for the compound C from the compound A may be either B or B1। जो competitive feeding में क्या है कि normal intermediate जो है इसका कंपाउंड C से कंपाउंड A में या तो कंपाउंड B होगा या B1 होगा। तो ये कैसे होगा मैं पहले एक बार आपको बता दूं, जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप ये तो डायग्राम बना ही दें। अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो इससे पता लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है। तो आप देखें इसमें कि इन दिस सिचुएशन बोथ द प्रिकर्सर्स आर इंट्रोड्यूस्ड सेपरेटली अलोंग विद द लेबल्ड कंपाउंड ए। जैसे कि हम जो है इसमें देखते हैं अलग अलग इनको सेपरेट किया। तो इफ़ द रेडियो एक्टिविटी, यहाँ एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन द ग्रुप रिसीविंग प्रिकर्सर बी, अगर जो है रेडियो एक्टिविटी अगर प्रिकर्सर बी में ऑब्जर्व होती है एंड नॉट इन B1 और B1 में ऑब्जर्व नहीं होती है, देन द बायोसिंथेटिक पाथवे फ्रॉम कंपाउंड A टू C विल बी A टू B टू C, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी है वो केवल बी में ही ऑब्जर्व होती है। इससे हमें पता लग जाता है कि जो प्रिकर्सर है ये इसमें जो बी है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है सी, थर्ड पॉइंट है सीक्वेंशियल एनालिसिस। तो सीक्वेंशियल एनालिसिस में क्या है, इन द बायोजेनेटिक पाथवे ऑफ सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स इज इन्वॉल्व, क्योंकि जो है सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स में जो बायोसिंथेसिस होता है तो उसमें बायोजेनेटिक पाथवेज में जो है उसके तो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ देखें कि इफ़ द प्लांट इज इन ग्रोन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन 14 CO2 then and subjected to analysis of plant metabolites after a specific time period, it may give an idea in which related compounds become labeled। अगर जो है किसी प्लांट को रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड
के एटमॉस्फेयर में ग्रो किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें क्या होगा कि ये जो है लेबल जो कंपाउंड जो लेबल होंगे, तो उस लेबल्ड कंपाउंड के बारे में एक आइडिया इससे मिल जाएगा। यहाँ आप देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है कि मैंथा पिपेरिटा मैंथा पिपेरिटा को जब एक्सपोज किया जाता है कार्बन 14 CO2 के प्रेजेंस में फॉर 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट के लिए, तो इट प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द पॉसिबल बायोसिंथेटिक सीक्वेंस दैट इज पिपेरिन टू मैंथोन टू मैंथोल। पिपेरिन से मैंथोन कैसे बनता है, मैंथोल कैसे बनता है, उसकी बायोसिंथेटिक सीक्वेंस हमें मिल जाती है। तो इसमें ये कुछ एग्जाम्पल हुआ इसका, तो ये कुछ इसकी टेक्निक्स हुई, तो इसको आप इसको पढ़ लें। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि गिव द डिटेल नोट अबाउट द ट्रेसर टेक्निक्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज। तो ये आप इसको देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है डिफरेंट टाइप की जो लेक्चर्स हैं आपको टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।